मेरे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि आज के इसी एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करें। तो इम्यून सिस्टम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जो हमें डिफेंस देता है, जर्म से प्रोटेक्ट करता है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर आ सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी बॉडी को, उससे बचाने के लिए एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी। वो सिस्टम जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अच्छा, इम्यून सिस्टम की ये जो कैपेसिटी हमारे अंदर है उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। ये कुछ टर्म्स है जो जाते हैं। इम्यून सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैपेसिटी हो जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को डिफेंड करे। जैसे कि किसी भी कंट्री की आर्मी होती है, किसी भी कंट्री के जो एक दिफाई सिस्टम होता है जो उसको अपने दुश्मनों से बचाता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम है जो जर्म्स, फॉरेन पार्टिकल्स, उससे हमें बचाता है। तो उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। और ये कैपेसिटी होना, इस कैपेसिटी को कहते हैं इम्यूनिटी। अच्छा, हम इम्यूनिटी को बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसको बूस्टअप भी कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेटिंग इम्यून सिस्टम, जिसको जो आर्टिफिशियल अगर हम करते हैं तो वैक्सीनेशन कहलाता है। वैक्सीनेशन में क्या होता है? वैक्सीन लगाई जाती हैं बच्चों को। कभी अभी कोरोना का जो दौर था उसमें कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी। वो एक्चुअली क्या थी? एक डिफेंस सिस्टम हमारा जो है वो उसको बूस्ट अप करने के लिए, ताकि कोरोना जब एक वायरस है, नॉर्मली जब हमें अटैक करे तो उसका असर ना पड़े, इससे ऑलरेडी पहले ही हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम बन जाए जो उसको किल करने के लिए हेल्प करे। तो उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन और बाय वैक्सीनेशन। तो ये कुछ टर्म्स थे, इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम, इम्यूनाइजेशन। इन सब की स्टडी को हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब लाइंस ऑफ डिफेंस। अब इम्यून सिस्टम को जो है ना साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है लाइंस में। लाइंस जैसे कि किसी भी जो फॉरेन जो होते हैं कंट्रीज वगैरह, या कोई भी जो हमारे दुश्मन ममालिक होते हैं, तो वो क्रॉस करते हैं कोई भी बॉर्डर वगैरह, या कोई भी एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में भी कोई जो है चोर डाकू जब आने की कोशिश करता है तो हमारे एक सोसाइटी के अंदर कुछ बैरियर्स होते हैं। कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे कि कोई बाहर से एक दरवाजा होता है या कोई बाउंड्री कंपाउंड वॉल होती है, तो उसको क्रॉस करके फिर आगे आता है। तो फिर हमारे अलग से घर होते हैं, तो उन घरों के अंदर फिर जो है अलग से दरवाजे होते हैं। तो ये कुछ लाइंस होती हैं जिसको क्रॉस करके कोई भी जो है दुश्मन हमारे किसी भी जो है कंपाउंड वॉल के अंदर आ सकता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो जर्म्स को किल करने में हेल्प करते हैं। उसको प्रॉपरली जो है उसकी लाइंस मौजूद हैं। तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तीन लाइंस हमारे अंदर मौजूद होती हैं जो हमें जर्म से बचाने की कोशिश करती हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होते हैं, इनको हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक वो होते हैं मतलब कि कोई भी जर्म आए, कोई भी जरासीम, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, तो उसको ये नहीं देखना पड़ेगा कि किस तरह का जो है फॉरेन पार्टिकल है, उसको किस तरह से हम टेकल करें। जस्ट ये किल कर देगा उसको विदाउट सीइंग वेटिंग। ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को जस्ट किल कर दे, उसको रोक दे, उसको कहेंगे नॉन स्पेसिफिक बिहेवियर। और जो स्पेसिफिक होता है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास आते हैं फिजिकल बैरियर्स, और बायोकेमिकल बैरियर्स। जस्ट बैरियर्स आते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस। तो फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी जो है ये एक्ट करती है एज ए फिजिकल बैरियर। मतलब एक फिजिकल बैरियर हो, मैकेनिकल बैरियर हो, जिससे कोई चीज क्रॉस ही ना कर सके। अगर क्रॉस कर गई तो हमारे पास दूसरा सिस्टम ही मौजूद है, लेकिन क्रॉस करने को रोकने का जो सिस्टम है हमारे अंदर वो है फिजिकल बैरियर होते हैं। वो जो स्किन जो कॉमन हमारी बॉडी के अंदर होती है, इसका मेन फंक्शन, ये प्राइमरी फंक्शन ही होता है प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा स्किन के दूसरे काम भी हो सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना, और बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, क्यूशनिंग करना बॉडी को, ठीक है, इंसुलेशन करना। ये सारे स्किन के काम हो सकते हैं, लेकिन मेन काम इसका यह है कि प्रोटेक्शन करना। इन्वायरमेंट और हमारी बॉडी के बीच में जो एक दरार मौजूद है वो है स्किन। अच्छा, स्किन जो हमारी बॉडी के बाहर की साइड में मौजूद होती है। बाकी जो हमारे वो ऑर्गन सिस्टम जो जिसकी ओपनिंग्स है
वहां से जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है माउथ से, ये ओपनिंग है उसकी, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे कि जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उनकी जो ओपनिंग है वहां से जर्म्स इंटर हो सकते हैं। तो उनकी जो ये जर्म्स इंटर होने की जगहें हैं, वहां भी कंट्रोल का सिस्टम होना चाहिए। तो वहां पे कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर इनर साइड पे एक मेम्ब्रेन होती है, जो ल्यूब्रिकेटिंग मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन में जो जर्म जब आते हैं वो फंस जाते हैं, वो आगे क्रॉस नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये है फिजिकल बैरियर। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर पाई जाती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती है। ये हो गए फिजिकल बैरियर। इसके अलावा है बायोकेमिकल बैरियर्स। व्हाट आर बायोकेमिकल बैरियर्स? बायोकेमिकल मतलब वो केमिकल्स की वजह से जर्म्स को जो है आगे आने ना देना, उसको किल कर देना। तो उसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल है तो उसको कहते हैं बायोकेमिकल। और ये बैरियर की तरह काम करते हैं, मींस आगे जाने ही नहीं देते, तो रेजिस्टर की तरह, बैरियर की तरह, तो उसको कहते हैं बायोकेमिकल बैरियर्स। जैसे कि अगर कोई जर्म हमारे ओपन एरिया लाइक आंखों में अगर चले जाते हैं, तो हमारी आंखों के अंदर जो है आईज के अंदर टीयर्स मौजूद होती हैं। आईज के अंदर जो है वो टीयर्स हैं, टीयर्स के अंदर जो है लाइसोजाइम केमिकल मौजूद होता है। वो लाइसोजाइम क्या करता है? जर्म्स को किल कर देता है। इसी तरह से फीडिंग जो होती है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मिल्क जो होता है माँ का, उसके अंदर भी जर्म्स को किल करने की सलाहियत होती है, केमिकल मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा म्यूकस, खुद म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस करती है म्यूकस। उसके अंदर गोबलेट सेल्स मौजूद होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस, जो ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल है, जो जर्म्स को केज कर देते हैं। और म्यूकस जो है सिक्रेट होता है, जैसे हमें कोल्ड फीवर वगैरह इस तरह से जो सिम्टम्स होते हैं, तब भी म्यूकस हमें सिक्रेट होता है हमारे। तो वो एक्चुअली जो है म्यूकस क्या है? एक जर्म्स को किल करने का एक तरीका होता है। इसके अलावा जो है HCl, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर जो हमारे ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं HCl को। HCl जो एक तेजाब है, वो जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। इस तरह से ये मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए फिजिकल एंड बायोकेमिकल बैरियर। अब हम बात करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यहां से क्रॉस करके, अगर कोई स्किन से रुपचर हो गई है, उसको क्रॉस करके अंदर चला भी गया है, ब्लड के अंदर चला जाता है, किसी टिश्यू के अंदर चला जाता है, तो वहां पे उसको अगेन जो है खत्म करने के लिए हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद होती है, उसका रोल पैदा होता है। वो कौन से हैं? सेकेंड लाइन डिफेंस के अंदर जो है एक फेगोसाइटिक रिस्पॉन्स आता है, दूसरा नॉन फेगोसाइटिक रिस्पॉन्स होता है, तीसरा होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब फेगोसाइटिक रिस्पॉन्स क्या होता है? फेगो लफ्ज का मतलब होता है खाना। हमने सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ा था, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें पता है कि जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म होते हैं वो दो होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो, उसके फिर दो टाइप थे, एक एंडोसाइटोसिस, दूसरा था एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर कोई चीज जो है जो लिक्विड की फॉर्म में अंदर जाती है तो पिनोसाइटोसिस कहते हैं, अगर सॉलिड की फॉर्म में जाती है तो फेगोसाइटोसिस। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ ऐसे होते हैं जो जर्म्स को खा लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं और उसको अंदर ही अंदर लाइसोसोम की मौजूदगी की वजह से उसे केमिकल एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उसको डेड कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो उसको कहते हैं फेगोसाइटिक रिस्पॉन्स। उसमें कौन से सेल आ जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। दूसरा नॉन फेगोसाइटिक रिस्पॉन्स। नॉन फेगोसाइटिक रिस्पॉन्स वो होता है जिसके अंदर जो है कुछ सेल्स हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो जर्म्स को जो है इंगल्फ नहीं करते, ठीक है, इंगल्फ नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो जाके उन सेल्स को, टारगेट सेल्स को मार देते हैं, ठीक है। इसकी मजीद डिटेल भी इनकी पढ़ेंगे सारे सेल की, लेकिन पहले ओवरव्यू हम कर लेते हैं। तो नॉन फेगोसाइटिक जो है इसको हम साइटोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं। साइटोटॉक्सिसिटी मींस सर्टेन केमिकल सीक्रेटेड बाय सम सेल्स व्हिच किल द टारगेट सेल। वो टारगेट सेल जो है उसको किल कर दें, ऐसे केमिकल सीक्रेट करें, तो उसको कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। तो उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, अभी इसका मैकेनिज्म बताता हूं मैं आपको। ये एक हमारा सेल है और ये है WBC, व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा सेल है टारगेट सेल। टारगेट सेल वो होता है जिसमें जर्म आ गया है, या खुद वायरस खुद हो या बैक्टीरिया हो या उसके अंदर जर्म मौजूद हो। अब ये टारगेट सेल है,
इसको किल करना है तो क्या करेंगे, WBC पहले कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, वो केमिकल्स जाके जो है यहाँ पे इनमें होल्स पैदा करते हैं, इनको कहते हैं परफोरेंस। परफोरेंस जो है केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो यहाँ पे होल्स पैदा करते हैं। इसके बाद जो है ये केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं ग्रेन्जाइम। ये ग्रेन्जाइम जो केमिकल है, ये ग्रेन्जाइम जो है केमिकल वो वहां पे उसके अंदर पोर्स के जरिए अंदर जाता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये होल्स करते हैं, कभी भी सेल वॉल के अंदर नहीं करते, क्योंकि सेल वॉल ऑलरेडी परमिएबल होती है, उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन को जब क्रॉस किया उसने और पोर्स कर लिए, तो पोर्स की वजह से जो है ग्रेन्जाइम अंदर दाखिल हुए और उस टारगेट सेल के अंदर जो भी जर्म मौजूद था उसको किल कर देते हैं। तो इस तरह से वो जरासीम खत्म हो जाता है। इसका मैकेनिज्म ये होता है। अब इसके अंदर एनके सेल आते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, दूसरे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इन दोनों का मैकेनिज्म सेम होता है, लेकिन फर्क यह है कि ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, एनके सेल्स जो हैं ये डिटेक्ट करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ को जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो सेल है ये चलते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं पूरी बॉडी के अंदर, कहीं पे भी इनको जो है नॉन सेल्फ नजर आता है, मींस बॉडी का अपना सेल नहीं हो, दूसरा कोई हो। तो ये कैसे डिटेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर एक किस्म का केमिकल मौजूद है जिसको कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो 1 है ये हर न्यूक्लियोटाइड सेल में बॉडी के अंदर मौजूद होता है, एक्सेप्ट दी मोनोसाइट्स। मैक्रोफेजेस के अंदर नहीं होता, उसके अंदर MHC2 होता है। अच्छा, MHC1 क्या करता है, ये एक लेबल की तरह परफॉर्म करता है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है, NIC होता है, हर बंदे के अंदर वो पहचान होती है। तो ये MHC1 हर सेल की पहचान होती है कि ये उसका खुद का बॉडी का है। तो ये N के सेल डिटेक्ट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं बार बार सिक्योरिटी गार्ड की तरह। कहीं पे इनको अगर MHC1 नजर नहीं आता किसी सेल के अंदर तो उसको ये नॉन सेल्फ कंसीडर करते हैं। जब नॉन सेल्फ हो गया, मतलब वो उसका महसूस नहीं हो रहा कि वो उसका खुद का है, तो वो उसको किल कर देते हैं। मैकेनिज्म यही होगा इस तरह से, तभी इसको कहा जाता है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल मतलब इसको कोई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन एक्टिवेट करेगा, क्या खुद ही जाते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं और देखते रहते हैं क्या कहां पे मसला है तो उसको हल करते हैं। इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है इसका मैकेनिज्म ऐसे नहीं है। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये एक्चुअली जो है एक टी सेल का टाइप है, ठीक है। ये क्या करता है, जब भी मैक्रोफेजेस, मैंने बताया था मैक्रोफेजेस जो होते हैं या मोनोसाइट्स जो होते हैं, ये जर्म्स को जब किल करते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल्स को अपने पास लेकर भी आते हैं, उसको कहते हैं एंटीजेंस, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो तभी इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है, APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अच्छा, APCs क्या करते हैं, जब APCs इसके पास आते हैं, इसके पास हेल्पर टी के सेल के पास कि इस तरह का जर्म यहाँ पे मौजूद है, आगे हैं और इसको किल करने की जरूरत है, तो हेल्पर टी सेल क्या करता है, रिस्पॉन्स करवाता है, जो कि ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होता है। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है जो साइटोटॉक्सिक टी सेल, बाकी जो NK सेल जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है। अच्छा, हेल्पर टी सेल क्या करेगा, वो एक्टिवेट कराएगा, B सेल को भी करवा सकता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी करवा सकता है। वो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ जो है ऑर्गेनिज्म कौन सा। अगर वायरली इन्फेक्टेड है तो साइटोटॉक्सिक टी जो है एक्टिव हो जाएगा, फिर वो जाके वही काम करेगा जो काम NK सेल करता है, मैकेनिज्म सेम होगा। मतलब ये है कि इन दोनों में फर्क ये है कि इनको एक्टिव करना पड़ता है, ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं, जस्ट राउंड करते रहते हैं। अब मुझे बताओ, जो एक्टिव बंदा हो गया तो वो ज्यादा एक्टिवली काम करेगा या जो नॉन एक्टिव नेचुरल किलर है वो ज्यादा एक्टिवली काम करेगा? बिल्कुल नेचुरल किलर जो है वो कम एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा, बार बार हर सेल में जाके चेक करना पड़ेगा, फिर उसको किल करना पड़ेगा। लेकिन इसको आइडेंटिफिकेशन मिल गई ऑलरेडी, तो ये जहां पे भी जैसे भी सेल होंगे, कहां पे भी होंगे, उसको जस्ट किल करता जाएगा। तभी इसको कहा गया सीरियल किलर। इसको सीरियल किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक बार एक्टिव होने के बाद ये फुली जो है उसको किल करता रहता है। तो आज की वीडियो बेटा इतनी काफी है, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है थर्ड लाइन डिफेंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। शुक्रिया।